गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है वृक्ष पुराण। आज के चैप्टर में हम लोगों को यह जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा कि वृक्षों का, पेड़ों का महत्वपूर्ण इंसानों की जिंदगी में। ये महत्व पहले से ही हम लोग के पौराणिक कथा से ही था और आज भी पेड़ों का बहुत महत्व है हम लोग का जिंदगी में। इससे हम लोग का पर्यावरण सुरक्षण में बहुत काम आते हैं और ये वृक्ष जो हैं हमें बहुत तरह से मदद करते हैं। जैसे कि हम लोगों के लिए वो लोग ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग लेके परिवेश का वायु प्रदूषण को दूर करते हैं, बारिश होने में मदद करते हैं, फल फूलों से हम लोग का ज़िंदगी में खुशियाँ लाते हैं। इस तरीके से तरह तरह के हम लोगों को मदद करते हैं। तो चलो आज हम लोग यह चैप्टर शुरू करें। देखो पेज नंबर 19 तुम्हारे पास बुक हो तो। वृक्ष हमारे पर्यावरण का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है, फिर भी मानव जाति ने सबसे अधिक अत्याचार वृक्षों पर ही किया है। तो देखो पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब है वातावरण। तो वृक्ष हमें पहले से ही हम लोग का वातावरण को अच्छा रखने में मदद किया है, लेकिन इंसान देखो खुद के फायदे के लिए, खुद के लाभ के लिए वो वृक्षों को काटा है, वृक्षों के ऊपर बहुत अत्याचार किया है। प्रगति और विकास के बहाने से मनुष्य ने जितनी बेदर्दी से वनों का विनाश किया है, उतनी ही उद्विग्नता से आज पश्चाताप भी कर रहा है। तो क्या डेवलपमेंट, प्रगति या तो विकास के कारण से पेड़ों को काटा गया है, जंगलों को नाश किया गया है, लेकिन उसी तरह जैसे काटा है उसी तरह आज पश्चाताप कर रहा है इंसान। तो उद्विग्नता, उद्विग्नता का मतलब है बेचैनी, बेचैनी से वो पश्चाताप कर रहा है। देखो कालांतर में मनुष्य की संवेदना कितनी कम हुई है, इसका अनुमान हर पौराणिक काल की लोक कथाओं में वर्णित वृक्षों के प्रति मित्रवत एवं श्रद्धापूर्ण भावनाओं की तुलनात्मक अध्ययन से लगा सकते हैं। अगर हम लोग पौराणिक कथा में जाएं तो हम लोग वहाँ पे देखने को मिलेगा, पता लगेगा हम लोग कैसे पहले ऋषि मुनि थे, वो पहले के इंसान थे, वो लोग कैसे पेड़ों को भरोसा करते थे, पेड़ों को पूजो भी करते थे। कुछ व्यापक परंपराएं इस संवेदना की पुष्टि भी करती है। तो कुछ फैला हुआ कथा, पहले तो लिखा हुआ नहीं था, बात बात में प्रचलित था, उसी तरह कथा सब है जिससे हम लोग को पता लग सकता है। इस लेख में जाने पहचाने आसपास दिखने वाले कुछ वृक्षों से जुड़ी मान्यताओं व कथाओं की चर्चा की गई है। तो किसी धारणा पर विश्वास करना, कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ पेड़ हैं जो हम लोग को दिखता है, उनके बारे में पौराणिक कथा भी है। ये कथाएं मनोरंजक होने के साथ ही वृक्षों को सजीव बनाकर उनके और हमारे बीच नए रिश्तों का एक दृढ़ आधार बनाएंगे। तो ये जो कथाएं हैं वो हम लोग को यही सिखलाता है कि मानव के साथ पेड़ों का संपर्क क्या था उनसे। ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। तो पहला वाला पेड़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद। बरगद के पेड़ को संस्कृत में वट कहते हैं तथा अंग्रेजी में वेनियन ट्री, तो वेनियन ट्री कहा जाता है। संस्कृत में वट का अर्थ है घेरना। हिमालय, गंगा तथा बरगद भारत के प्रतीक है। तो ये पेड़ बरगद, उसे हिमालय की जैसा तुलना की गई है। भारतीय बरगद को पवित्र वृक्ष मानते हैं तथा जहाँ तक हो सके उसके पत्ते नहीं तोड़ते। ये देखो, ये जानना जरूरी है। यह वृक्ष त्रिदेवों का प्रतीक भी माना जाता है। विष्णु इसकी छाल है, ब्रह्मा इसकी जड़ें हैं तथा शिव इसकी शाखा है। तीन भगवान हिंदुओं के धर्म में, ठीक है, विष्णु और ब्रह्मा और शिव। धन के देवता कुबेर को बटाश्रय के नाम से जाना जाता है, जो इस वृक्ष में निवास करते हैं। परंपरानुसार लक्ष्मी जी हर रविवार इस वृक्ष से मिलने आती है। नेक्स्ट पैराग्राफ देख। पुराणों में वर्णित सावित्री की कहानी में सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु विवाह के 1 वर्ष बाद हो जाती है। उस दिन ये दोनों लकड़ियां लेने जंगल में गए थे। वहां एक बरगद के वृक्ष के नीचे सत्यवान की मृत्यु हो जाती है। वट वृक्ष की पूजा के द्वारा सावित्री का
पति पुनर्जीवित हो जाता है। आज भी स्त्रियां वट सावित्री के दिन व्रत रखती हैं तथा वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए पूजा करती हैं। तो परिक्रमा मतलब उसके वृक्ष के चारों तरफ वो लोग घूमते हैं चारों तरफ, ठीक है। जैसे कि गणेश भगवान ने उसके पिता के चारों तरफ, पिता शिव और पार्वती के चारों तरफ घूम के वो प्रतियोगिता जीत गया था कार्तिक से, उसी तरह ये स्त्रियां वट सावित्री के दिन क्या करते हैं, बरगद के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं और पूजा करते हैं। नेक्स्ट लाइन, बरगद एक सदाबहार पेड़ है जो सदा हरे पत्तों से भरा रहता है। इसकी जड़ें पेड़ की शाखाओं से झूलती हुई धरती तक आती है, फिर धीरे धीरे तने का रूप ले लेती है। हम सब देखे हैं बरगद का पेड़, हाँ कि नहीं, हम लोग यहाँ पर भी है श्रीनगर मोड़ में, हाँ कि नहीं। बरगद के एक पेड़ अनेक पेड़ बनते जाते हैं और वह फैलता जाता है। ये तो हम लोगों को सबको मालूम है क्योंकि हम लोग सब देख चुके हैं पेड़, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखो, होम्सगाबाद के चोले गांव में बरगद का एक पेड़ 1.5 एकड़ में फैला हुआ है। बेंगलुरु के चुनचुला कुंभ में एक पेड़ 500 वर्ष पुराना है और 3 एकड़ में फैला है। कोलकाता के वनस्पति उद्यान के वट वृक्ष के तने का दायरा 51 फीट है। उसकी 1000 से अधिक डालियां हैं। सतारा में एक पेड़ है जिसे सन 1882 में नापा गया था, तब उसकी परिधि 483 मीटर थी। अनुमान लगाएं कि अब कितनी होगी। अब हम देखेंगे अगला महत्वपूर्ण पेड़, फलों का राजा आम। आम को संस्कृत में आम्र तथा अंग्रेजी में मैंगो कहते हैं। यह वृक्ष भारत में 1000 वर्षों से पाया जाता है। ऐसा विश्वास है कि यह वृक्ष मनोकामनाओं को पूरा करता है तथा प्रेम व भक्ति का प्रतीक है। यह भी माना जाता है कि इस पेड़ को राम भक्त हनुमान श्रीलंका से लाए थे। जब वे सीता को ढूंढते हुए लंका गए तब वे एक आम के पेड़ पर विश्राम करने लगे। जब उन्होंने आम के फल को चाखा तो उन्हें वह बहुत स्वादिष्ट लगा। फल खाकर उसकी गुठलियां उन्होंने समुद्र में फेंक दी। वे तैरती हुई हिंदुस्तान के तट पर पहुंच गए और वहां उनसे नए आम के पेड़ों का जन्म हुआ। तो देखो, हम लोग आम, फलों का राजा, हमें बहुत पसंद आता है। अब इस मौसम में हम लोग आम दुकानों में मिलेंगे, फल खाने के लिए पेड़ों पर झूलते हुए मिलेंगे। तो देखो इसका पेड़ का कहानी। ऐसा विश्वास है कि शिव ने पार्वती से आम के वृक्ष के नीचे ही विवाह किया था। इसलिए विवाह मंडप आज भी आम के पत्तों से सजाए जाते हैं। गांवों में यह भी विश्वास है कि जब किसी शिशु का जन्म होता है तो आम के वृक्ष में नए पत्ते अंकुरित होते हैं। इसलिए उन घरों के द्वार पर आम के पत्तों की बंधनवार बांधी जाती है जिनमें किसी बच्चे का जन्म होता है। उत्तर प्रदेश में फल ना देने वाले पेड़ों को मनाने के लिए एक दिलचस्प प्रथा है जिसको हम दूसरा वीडियो में देखेंगे।